नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम सुनिए सच के साथ, जहां पर हम लेकर आते हैं आपके लिए दिन भर की 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण। और इसके पहले कि ये प्रोग्राम शुरू करूं, एक छोटी सी गुजारिश है आपसे कि आज के समय में स्वतंत्र पत्रकारिता करना बहुत मुश्किल है, इसलिए आपके समर्थन की जरूरत है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उसमें एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें, सत्य हिंदी की सदस्यता लें और हमें आपके भुगतान का इंतजार रहेगा। इससे आपको निष्पक्ष खबरें मिलेंगी और हमें भी आपका समर्थन मिलेगा। और जी हाँ, सत्य हिंदी का ऐप भी आ चुका है। अगर आपने गूगल प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सुनिए सच की, क्योंकि आपको जानना चाहिए सच। लेकिन नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 4 राज्यों में पूरा हुआ चुनाव, बंगाल में हुआ तीसरे चरण का मतदान। टीएमसी नेता के घर से ईवीएम, चुनाव आयोग पर सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हमने कहा होता कि हिंदू एकजुट हो जाओ तो 8 से 10 नोटिस मिल जाते। उत्तर प्रदेश में एनएसए का धड़ल्ले से गलत इस्तेमाल, हाईकोर्ट से 120 में से 94 केस रद्द। और दिल्ली में आज से रात का कर्फ्यू, रात 10 से सुबह 5 बजे तक पाबंदी। तो बात करते हैं 5 राज्यों में चुनाव की। जी हां, आज 4 राज्यों में चुनाव खत्म हो गया, यानी कि केरला, पुदुचेरी, तमिलनाडु और असम में आज मतदान पूरा हो चुका है। और पश्चिम बंगाल में आज तीसरे चरण का मतदान हुआ है। और अब ये माना जा रहा है कि कुल मिलाकर जो 4 राज्य हैं वहां पर कुल मिलाकर जो पूरा मतदान था वो शांतिपूर्वक ढंग से रहा। कुछ जगह पर ईवीएम की गड़बड़ियां सामने आई थी, जिनको अधिकारियों ने उसको एड्रेस किया। और पश्चिम बंगाल का जहां तक सवाल है तो अब ये माना जा रहा है कि 50% वोटरों ने अपना वोट डाल दिया है, यानी कि आधे बंगाल में चुनाव खत्म हो चुका है। और जहां तक वोटर टर्नआउट का सवाल है तो अब आपको एक एक करके बताते हैं कि केरला में जो वोटर टर्नआउट था वो 69.81%, तमिलनाडु में 62.8%, पुदुचेरी में 77.87%, असम में 78.94% और पश्चिम बंगाल में 77.67% रहा। यानी कि कुल मिला के अच्छा वोटर टर्नआउट रहा है और लोग भारी संख्या में बाहर निकलकर उन्होंने वोट डाला है। अब भारी संख्या में वोट देने के लिए जब लोग बाहर निकलते हैं तो बहुत लोग कहते हैं कि जनता एक चेंज चाहती है, बदलाव चाहती है, और ये उस बदलाव का संकेत है। लेकिन कुल मिलाकर अगर आप एक ओवरऑल पैटर्न देखें तो पूरे चुनाव में जिस तरीके का पैटर्न दिखा है और जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज ने प्रचार किया है तो पोलराइजेशन ज्यादा नजर आया है, यानी कि ध्रुवीकरण ज्यादा नजर आया है। वोटर जो राजनीतिक पार्टीज हैं उन्होंने वोटरों को कंसोलिडेट करने की कोशिश की है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति को खेलने की कोशिश की गई है, खासकर अगर हम असम और पश्चिम बंगाल की बात करें। लेकिन जो बाकी राज्य हैं जैसे तमिलनाडु है, वहां पर एक स्ट्रेट कॉन्टेस्ट देखा गया है एआईएडीएमके और बीजेपी का वर्सेस कांग्रेस और डीएमके के अलायंस का। अगर आप तमिलनाडु की बात करें तो वहां पर एक पैटर्न नजर आता है जहां पर ऑल्टरनेटिंग पैटर्न नजर आया है, लेकिन पिछले 10 सालों से वहां पर एआईएडीएमके की सरकार थी। तो अब सवाल ये उठता है कि अब जब 2 मई को चुनाव के नतीजे आएंगे तो क्या डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन आगे बढ़कर और सत्ता में आएगा, या फिर एआईएडीएमके तीसरी बार सत्ता हासिल कर पाएगा? तो ये बड़े सवाल हैं। असम में भी उसी तरह से बीजेपी की सरकार अपने दूसरे टर्म के लिए लड़ रही है। देखना यह होगा कि सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। और उससे भी बड़ा सवाल कि क्या बीजेपी दोबारा असम में सरकार बना पाएगी या नहीं बना पाएगी। उसी तरह पश्चिम बंगाल इस समय बिल्कुल एक साख की लड़ाई बन गया है बीजेपी और तृणमूल के बीच में। और तृणमूल लगातार तमाम आरोप लगाती गई है, जहां तक चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर है उस पर सवाल खड़े किए हैं। किस तरीके से
बीजेपी के गुंडे टीएमसी के लोगों को बूथ पर वोटिंग करने के लिए नहीं जाने दे रहे हैं। तो ये तमाम तरीके के एलिगेशंस के बीच और हिंदू कार्ड खेलने की कोशिश की गई है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे टीएमसी हो, यानी कि पोलराइजेशन की जो पॉलिटिक्स है वो बिल्कुल साफ तौर पर नजर आई है। तो हमने आपको बताया पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरला में भी वहां पर पिनाराई विजयन की जो लेफ्ट फ्रंट की सरकार है उसको अच्छे नजरिए से लोगों ने देखा है। किस तरीके से पिनाराई विजयन की सरकार ने कोविड में काम किया है, हालांकि कुछ करप्शन के एलिगेशंस सामने आए हैं, लेकिन देखना यह होगा कि क्या दोबारा लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट वहां पर आती है या फिर जो कांग्रेस की जो यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट है वो सामने नजर आती है। तो कुल मिलाकर एक स्ट्रेट कॉन्टेस्ट वहां भी देखा गया है। लेकिन पुदुचेरी का जहां तक सवाल है तो वहां पर गवर्नर को बदला गया था। थोड़ी सी कंफ्यूजिंग पिक्चर है वहां को लेकर कि किस तरीके की पार्टीज क्या पैटर्न लेकर उभरेंगी। तो पुदुचेरी की जो पिक्चर है वो भी बहुत साफ नहीं नजर हो पाई है, सामने नहीं आई है। लेकिन जो बाकी राज्य हैं वहां पर जैसा मैंने आपको कहा कि 4 राज्यों में आज चुनाव खत्म हो गया है और अब सबकी नजरें 2 मई को होंगी जब चुनाव के नतीजे आएंगे। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूँ। बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां का चुनाव सुर्खियों में बना हुआ है और ईवीएम की गड़बड़ियां बार बार सामने आ रही हैं। अभी आपको हमने बताया था कि असम के जो करीमगंज जो इलाका था वहां पर जो बीजेपी के नेता थे कृष्णेंदु पॉल, तो उनकी गाड़ी से ईवीएम बरामद हुई थी और अभी कुछ ही दिन पहले की बात है। और अब एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में ये चीज सामने आई है। आपको बता दें कि एक पोलिंग ऑफिसर हैं, उनके घर से 4 ईवीएम और 4 वीवीपैट मशीनों के साथ उसको बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि ये जो पोलिंग ऑफिसर हैं जिनका नाम है तपन सरकार, ये ओवरनाइट हॉल्ट उन्होंने अपने एक रिश्तेदार के यहाँ किया था और ये जो रिश्तेदार हैं वो टीएमसी के नेता हैं, यानी कि पिछले बार बीजेपी के नेता पर आरोप लगे थे और इस बार पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेताओं पर आरोप लग रहा है कि किस तरीके से पोलिंग ऑफिसर उनके घर रात को रुके और उनके घर से 4 ईवीएम्स और 4 वीवीपैट मशीन्स बरामद की गई हैं। तो यहाँ पर बड़े सवाल चुनाव आयोग को लेकर खड़े होते हैं। और आपको बता दें कि ये जो तपन सरकार थे ये हावड़ा सेक्टर 17 की जो उलुबेरिया इलाका है वहां पर पोस्टेड थे और अब चुनाव आयोग ने कहा है कि ये जो ईवीएम और वीवीपैट मशीन्स हैं अब इन्हें चुनावी प्रक्रिया के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और साथ में जो पुलिस ऑफिसर्स हैं और जो चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ये वाकई में जो चुनाव आयोग है उसका उल्लंघन है। लेकिन सवाल ये उठता है कि चुनाव आयोग क्या सतर्क नहीं है? क्या चुनाव आयोग ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं या फिर चुनाव आयोग जो रूलिंग पार्टी है यानी कि जो सत्ताधारी दल है उसके साथ काम कर रहा है? बीजेपी में जब हम बात कर रहे थे असम की तो ये हो रहा था कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ है। अब यहाँ पश्चिम बंगाल का जो मामला है तो ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग टीएमसी के साथ है। लेकिन साथ साथ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि तृणमूल के कांग्रेस के ही जो नेता हैं और खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर बार बार सवाल खड़े किए हैं। अब आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने ये कहा है कि जो पर्यवेक्षक हैं, जो ऑब्जर्वर हैं नीरज पवन, तो उन्होंने अब ये कहा है कि सारे जो ईवीएम्स हैं उनकी सील को चेक किया जाएगा कि उनकी सील को तोड़ा तो नहीं गया है। और बीजेपी ने भी एक कड़ी जांच की इसमें मांग की है। प्रकाश जावड़ेकर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि ये तो कोई एक छोटी मोटी वारदात नहीं हो रही है, क्योंकि आज ही मतदान का दिन था और एक ऐसे समय में अगर ये बात सामने आ रही है तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो कुल मिलाकर चुनाव आयोग पर की जो निष्पक्षता है उस पर सवाल खड़े करते हैं। लेकिन साथ में सवाल ये भी उठता है कि चुनाव आयोग क्या इतना बेपरवाह हो चुका है, इतना लापरवाह हो चुका है। और अभी आपको बता दें कि असम के दीमा हिसाऊ इलाके में भी एक पोलिंग बूथ का मामला सामने आया था जहां पर कि 90 वोटर्स थे लेकिन वोट वहां पर पड़े थे कुछ 1711 वोट्स पड़े थे। तो ये भयंकर लापरवाही है और भयंकर गड़बड़ी के मामले यहाँ पर सामने नजर आ रहे हैं। और बार बार जो ये कहा जाता है कि ईवीएम से हम टैंपर नहीं कर सकते, ईवीएम के साथ गड़बड़ी नहीं हो सकती है, तो एक नहीं कई बार ये मामले सामने आकर हमारे सामने खड़े हो गए हैं। तो ईवीएम की निष्पक्षता को लेकर सवाल खड़े
यहाँ पर है चुनाव आयोग जिस तरीके से लापरवाही कर रहा है, उसकी जो पूरी काम करने की प्रक्रिया है आज उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और इससे कुल मिलाकर आज सवाल ये खड़ा होता है कि क्या हम बैलेट पेपर्स पर हम वापस जाएं, क्या बैलेट पेपर्स क्या सही तौर तरीका है वोट डालने का, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था कि ईवीएम्स टैंपर प्रूफ है, ईवीएम्स को टैंपर नहीं किया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक पार्टीज के गाड़ियों में से ईवीएम्स मिल रहे हैं या फिर उनके घरों से ईवीएम्स मिल रहे हैं, तो ये एक सीधा संकेत है कि ईवीएम्स के साथ गड़बड़ी भी करी जा सकती है। और खासकर अगर जो सत्ताधारी दल है और उनके अगर वो चाहें तो वो ईवीएम्स के साथ आसानी से गड़बड़ी कर सकते हैं। और पश्चिम बंगाल और असम इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। तो इसको लेकर कड़े नियम कानून क्या जो चुनाव आयोग है वो बनाएगा, इसे और सख्ती कैसे किया जाए, और चुनाव आयोग की जो निष्पक्षता है और उसकी लापरवाही जो है उस पर आज कौन सवाल खड़े करेगा, और चुनाव आयोग के खिलाफ क्या कोई कोर्ट या कोई इस पर संज्ञान लेगा, ये आज सारे बड़े सवाल खड़े हुए हैं। लेकिन ईवीएम की जो विश्वसनीयता है आज वो कुल मिलाकर उस पर बहुत सारे प्रश्न खड़े हो गए कि क्या ईवीएम की विश्वसनीयता सही है या नहीं है, इसको लेकर तमाम सवाल खड़े हैं। इस पर आपका क्या सोचना है, फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की एक बार फिर से, जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कूच बिहार में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। अब आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उन्होंने तारकेश्वर में एक रैली की थी और जहां पर उन्होंने माइनॉरिटी वोटर्स से, यानी कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है, उसे कहा था कि आप अपने वोटों को वेस्ट ना करें और एकजुट होकर रहें। और उन्होंने अपील किया था इस बात को लेकर जो माइनॉरिटी वोटर्स हैं उनसे कि आप अपने वोट्स को बंटने ना दें। उसी तरह से उन्होंने हिंदू वोटरों से भी अपील की थी और उन्होंने कहा था कि हिंदू और मुस्लिम के आधार पर वोट न दें और बीजेपी के बिछाए जाल में ना फंसें। तो दीदी के इन्हीं वाक्यों को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से ममता बनर्जी पर तंज कसने की कोशिश की है। कूच बिहार की अपनी इस जनसभा में उन्होंने ये कहा है, एग्जैक्टली मैं आपको कोट करके बताऊंगी कि दीदी आपने कहा कि सब मुसलमान एक हो जाओ, वोट बटने मत दो, मुसलमान वोट बैंक आपकी ताकत है। ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तंज कसते हुए ममता बनर्जी के लिए कहा है कि मुसलमान वोटर आपकी ताकत थे और अब ऐसा लग रहा है कि वो ताकत आपकी छिन चुकी है। और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा है उस बात से आज सबकी हेडलाइन बन गई और वो ये था, उन्होंने दीदी को तंज कसते हुए कहा कि अगर मैंने ये कहा होता कि सारे हिंदू एकजुट हो जाओ तो मुझ पर चुनाव आयोग के 8 से 10 नोटिस आ गए होते, अखबारों में सुर्खियां बन गई होती, एडिटोरियल्स लिख दिए गए होते। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि दीदी जिनके भरोसे आप बैठी हुई थी चुनाव आयोग में, आज वो चुनाव आयोग भी आपके साथ नहीं है और जिस चुनाव आयोग ने आपको 2 विक्ट्रीज दी थी, यानी कि 2 बार आप जीत कर आए थे, उसी चुनाव आयोग पर आपका अब भरोसा नहीं रह गया है। तो इस बात को लेकर उन्होंने कहा और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा, फिर से एक बार टीएमसी की सरकार पर उन्होंने कटाक्ष किया और कहा कि चाहे वो टीचर्स का अपॉइंटमेंट हो या फिर लोगों के कामकाज को लेकर हो, टीएमसी की सरकार ने सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति की है। ममता बनर्जी ने सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति की है और जो टोलाबाज की जो सरकार है, सिर्फ टोलाबाजी में जो बिलीव करती है, उन्होंने जो आम लोग हैं उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा है और उनको उनके हाल पर छोड़ दिया है। तो इन तमाम बातों को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीएमसी सरकार पर काफी हमला बोला है और एक बार फिर से जो पोलराइजेशन की जो राजनीति है वो फिर से सामने आती है। हिंदू मुस्लिम वोट बैंक, माइनॉरिटी वोटर, हिंदू वोटर, चाहे आप जितनी भी विकास की बात कर ले, ऐसा लग रहा है कि जो भारत का चुनावी जो क्षेत्र है वो बिल्कुल अधूरा रहता है जब तक इस तरीके की बातें नहीं होती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास की बात करते हैं, विकास की यात्रा करते हैं, लेकिन उनकी विकास की यात्रा पूरी नहीं होती जब तक वो इस तरीके की बातें ना कर ले। हिंदू वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक, तुष्टीकरण, आज उसी तरीके से आज ममता बनर्जी भी आज
उन्होंने कूच बिहार में एक रैली की थी और उसमें उन्होंने तमाम तरीके की बातें कही। इनफैक्ट ममता बनर्जी जो टीएमसी की नेता हैं, सुजाता मंडल, उन पर हमले की बातें कह रही थी। टीएमसी ने एक वीडियो भी रिलीज किया और कहा कि ये देखिए बीजेपी किस तरीके से जो महिला लीडर्स हैं उनके साथ व्यवहार करती है और ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं और इस तरीके से महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। और जो सुजाता मंडल पर हमला हुआ है उसका वीडियो उन्होंने रिलीज किया था। लेकिन आपको बता दें कि जब ममता बनर्जी आज कूच बिहार में रैली कर रही थी तो उन्होंने नारायणी जो बटालियन है उसको लेकर भी कहा कि बीजेपी इसको लेकर झूठ बोल रही है। और इनफैक्ट दोनों बीजेपी और टीएमसी नारायणी बटालियन को लेकर जो राजवंशी समुदाय है उसको लुभाने की कोशिश कर रहे थे। तो चाहे टीएमसी हो चाहे बीजेपी हो, दोनों ही अपने वोट बैंक को किसी न किसी तरीके से लुभाने की कोशिश करते हैं। तंज कसने से पीछे बाज नहीं आते, क्योंकि वही एक तरीका है कि आप अपना दमखम दिखा सकते हैं। और साथ में जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स है वो कोई भी पार्टी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि विकास की बातें चाहे वो कोई भी पार्टी जितनी भी करे, लेकिन वोट बैंक की ही राजनीति आज भारत के राजनीति की असलियत है। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा, मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस की एक पड़ताल के बारे में। वैसे तो हमने आपको कई बार बताया है कि जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है उसका दुरुपयोग किस तरीके से यूपी की सरकार ने धड़ल्ले से किया है, लेकिन आज इंडियन एक्सप्रेस ने एक इन्वेस्टिगेशन किया है और उस इन्वेस्टिगेशन में पाया गया है कि जो एनएसए का जो किस धड़ल्ले से दुरुपयोग हुआ है और लोगों को बेवजह गिरफ्तार किया गया है, डिटेन किया गया है। और डीएम्स ने जब एफआईआर दर्ज की है तो उस एफआईआर को दर्ज करने में, उन पर रसूखा लगाने में अपना दिमाग नहीं लगाया है। इन बातों को इंडियन एक्सप्रेस ने अपने इन्वेस्टिगेशन में पड़ताल में पाया है और उनका आधार है पुलिस और कोर्ट का रिकॉर्ड, यानी कि पुलिस ने जिस हिसाब से एफआईआर्स की हैं और कोर्ट के रिकॉर्ड क्या कहते हैं उसको अपना आधार बनाया है। और 2018 और दिसंबर 2020 के बीच के ये जो रिकॉर्ड्स है ये बताते हैं कि 120 हेबियस कॉर्पस पिटिशंस दायर किए गए थे और जिनमें से 120 में से 94 केसेस ऐसे हैं जिनमें उन केसेस को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। और उनका एग्जाम्पल्स अब आपको बताते हैं कि 94 डिटेंशंस थे जिनमें कि कोर्ट ने उन ऑर्डर्स को खारिज कर दिया। 32 डिस्ट्रिक्ट्स के ये मामले हैं और जो डिटेनीज थे उनको रिलीज करने के ऑर्डर्स भी दिए कोर्ट ने। लेकिन कुछ कैटेगरीज हैं जिसके बारे में आज आपको बताऊंगी, और ये जितने भी एनएसए के केसेस लगे हैं उनमें जो कैटेगरी नंबर 1 है वो गौ हत्या की है और काउ स्लॉटर के जो मामले हैं वो नंबर 1 कैटेगरी में आते हैं। 41 केसेस हैं, यानी कि इसमें 1/3 मामले ऐसे हैं जिसमें कि माइनॉरिटी कम्युनिटी को अक्यूज किया गया है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। और ज्यादातर मामलों में ये पाया गया है कि डीएम्स ने ये कहा है कि ये जितने भी आरोपी थे ये बेल मांगना चाह रहे थे और अगर इनको बेल पर छोड़ दिया जाता तो ये फिर से गौ हत्या के मामलों को अंजाम देते। तो ये आधार उन्होंने बनाया है एनएसए लागू करने का। 11 डिटेंशंस यानी कि 11 जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनमें ये पाया गया है कि डीएम्स ने अपना बिल्कुल दिमाग नहीं लगाया। 13 डिटेंशंस ऐसे हैं जहां पर जो आरोपी हैं उनको अपने आप को रिप्रेजेंट करने का मौका नहीं दिया गया कि उनके खिलाफ एनएसए क्यों लगाया गया है। वो बेचारे अपनी बातों को रख नहीं पाए, अपने पक्ष को नहीं रख पाए सामने। 7 डिटेंशंस ऐसे थे जिसमें कि वो नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर का मामला था, कानून व्यवस्था का मामला था, लेकिन जबरन उन पर एनएसए लगाया गया। अब इंडियन एक्सप्रेस ने जो यूपी के चीफ सेक्रेटरी हैं आरके तिवारी, उनको एक क्वेश्चनेयर भेजा और उनसे पूछा गया कि क्या आपने ये जो एनएसए के केसेस हैं उनको रिव्यू किया है और जो हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर्स को रद्द कर दिया है क्या आपने उनको दोबारा से रिव्यू करने की कोशिश की गई। और कोर्ट ये भी पूछा गया कि क्या आपको नहीं लग रहा है कि इसमें दोबारा से चेक्स एंड बैलेंसेस लगाए जाएं और जिस तरीके से एनएसए का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। तो उस क्वेश्चनेयर का कोई जवाब अभी नहीं आया है। अब आपको बता दें कि जो आधार बताए गए हैं वो भी बिल्कुल बेबुनियाद हैं।
7 ऐसे केसेस में जो आधार बताया गया है एनएसए का वो ये है कि ये जो केसेस हैं इससे डर और भय फैलाने की कोशिश की गई है। 6 मामलों में जो डिटेंशंस के ये कहा गया है कि पुलिस पार्टी पर हमला हो रहा था। 2 ऐसे डिटेंशंस हैं जहां पर ये कहा गया कि पुलिस ऑर्डर को शैटर करने की कोशिश की गई और महिलाओं में एक डर का माहौल है। तो कुल मिलाकर जो एनएसए लगाने का जो आधार है उसका कोई आधार नहीं है और कोर्ट ने 120 मामले में 94 केसेस को खारिज कर दिया है। यानी कि किस धड़ल्ले से यूपी की सरकार ने एनएसए को लगाया, एनएसए का दुरुपयोग किया और डीएम्स ने भी एफआईआर्स की अगर आप कॉपी देखें तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कट एंड कॉपी कर दिया है। कट एंड पेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करके उन्होंने बिना दिमाग लगाए, बिना सोचे समझे एनएसए को लगाया गया है। और एनएसए को इसलिए लगाया जाता है, इन रिकॉर्ड्स के जरिए ये पता चलता है ताकि लोगों को जल्दी बेल ना मिल पाए। यानी कि जो न्यायिक प्रक्रिया है उसका किस तरीके से उल्लंघन हो रहा है। आप बिना सोचे समझे लोगों को जेल में डाल देते हैं, चाहे उनका कोई कसूर हो या ना हो, क्योंकि ये आपकी पॉलिटिकल विल है, ये पुलिस की गुंडागर्दी है और ये ब्यूरोक्रेसी की एक तरीके से मैं गुंडागर्दी कहूंगी कि अगर डीएम्स अपना बिना दिमाग लगाए और लोगों को इस तरीके से जेल में डालने के ऑर्डर्स दे देते हैं तो यह आप इसे क्या कहेंगे? ये बनाना रिपब्लिक नहीं तो और क्या। आज योगी जी से ये सवाल पूछा जाए कि योगी जी ने बिना सोचे समझे आज एनएसए का वो दुरुपयोग क्यों कर रहे हैं? उनको किसने ये फ्रीडम दिया है कि आप एनएसए का दुरुपयोग इस तरीके से करें? एनएसए का मकसद क्या होता है कि अगर राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई आंच आ रही है तब आप इस एनएसए को लागू करें। लेकिन आज आम लोगों के लिए किस धड़ल्ले से एनएसए का दुरुपयोग योगी जी की सरकार कर रही है, आज योगी जी इसका क्या जवाब देंगे? और जो ये क्वेश्चनर भेजा गया है इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से, तो आज आरके तिवारी जो यूपी के चीफ सेक्रेटरी हैं, आज इस पर वो चुप क्यों बैठे हैं? इस पर आपका क्या सोचना है? फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर। जी हाँ, कल ही हमने आपको बताया था कि भारत में 1 लाख से ज्यादा जो मामले हैं, नए मामले वो सामने आए हैं। सोमवार का दिन है जब डेटा कम रिकॉर्ड होता है तो थोड़ा आंकड़ा धीमा पड़ा है। लेकिन आपको दिल्ली से जुड़ी हुई आज खबरें बताते हैं कि दिल्ली में जो केजरीवाल सरकार है उसने निश्चय किया है कि अब दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक। और हालांकि केजरीवाल ने पिछले हफ्ते ही कहा था कि किसी तरीके की कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी, लेकिन बढ़ते मामलों को देखकर नाइट कर्फ्यू का निर्णय लिया गया है। साथ में ये भी कहा गया है कि जो 100 बेड से जो ज्यादा के जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें 30% बेड और 30 जो आईसीयू के जो बेड्स हैं उनको कोविड पेशेंट्स के लिए आरक्षित किया जाएगा। अब दिल्ली में 3000 से ज्यादा मामले एक दिन में नजर आए हैं और सोमवार को ये आंकड़ा 3548 था। 15 मौतें दर्ज हुई थी और एक्टिव केसेस जो दिल्ली में है वो 14000 से ज्यादा हैं। और दिल्ली में ये भी कहा गया है कि ये चौथी वेव है, इसे और कोई नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा था। अब आपको बता दें कि इस नाइट कर्फ्यू में ट्रैफिक की जो आवाजाही है उस पर रोक नहीं लगाई जाएगी। टीकाकरण के लिए जो लोग जा रहे हैं वो ई पास अपना दिखाकर और आवाजाही कर सकते हैं। लेकिन जो कुल मिलाकर जो पूरी स्थिति है वो काफी भयावह है और बड़ा सवाल यह है कि क्या लॉकडाउन लगाया जाएगा या नहीं लगाया जाएगा। महाराष्ट्र अभी भी एक चिंता का विषय बना हुआ है, लेकिन सरकारें जितनी भी पाबंदी लगा ले, लेकिन जब तक आप मास्क नहीं पहनेंगे, सैनिटाइज नहीं करेंगे, अपने आप को हाथ नहीं धोएंगे और जितनी भी एहतियातें हैं वो नहीं बरतेंगे, तब तक कोरोना का जो कहर है वो हमेशा लोगों पर बना रहेगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी जान सुरक्षित रहे, आप स्वस्थ रहें, आप ठीक रहें, तो आपके हाथ में है कि आप बेवजह ना जाएं, सोशल गैदरिंग्स में हिस्सा ना लें, अगर जरूरत नहीं है तो घर से बाहर ना निकलें। इन तमाम एहतियात को बरतने की इस समय जरूरत है। सरकारें चाहे जितनी भी पाबंदी लगा ले, लॉकडाउन किसी भी चीज का हल नहीं है। हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है वो ऑलरेडी पटरी से बिल्कुल उतर चुकी है और अगला लॉकडाउन लगाने का मतलब है कि लोग सड़क पर भूखे मरेंगे, नौकरियां और जाएंगी और फिर पता नहीं देश का और क्या हाल होगा। सुनिए सच की 5 खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। और चलते चलते आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि गूगल प्ले स्टोर से अगर आपने सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा।
बने रहिएगा सत्य हिंदी के साथ और देखते रहिएगा सुनिए सच, क्योंकि आपको जानना चाहिए सच। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।